22 जनवरी 1984 सुबह के लगभग 4 बजे का टाइम था। केरल के एक इलाके मावेलीकरा के कुछ लोग कार से रात गए नाटक देखकर अपने घर लौट रहे थे। जब वे कोला कटऊ ब्रिज पर पहुंचे तो उनकी नज़र सड़क किनारे धान के एक खेत में धू धू कर चलती एक कार पर पड़ी। उन्होंने फौरन अपनी कार रोकी और पास में ही बने एक मकान का दरवाजा खटखटाकर इस घटना की जानकारी दी। मकान मालिक की, जिसका नाम राधा कृष्णन था, वे उसको लेकर जलती हुई कार के पास पहुंचे। कार पूरी तरह से आग के शोलों में घिरी हुई थी, इसलिए कार के अंदर कोई है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब आग थोड़ी बुझी तो उन्हें एहसास हुआ कि अंदर ड्राइविंग सीट पर एक शख्स मौजूद था। तब तक आसपास के कुछ और लोग भी मौके पर जमा हो चुके थे। राधा कृष्णन ने पास के ही एक शख्स से ऑटो रिक्शा लिया और पास के थाने में जाकर इस मामले की खबर की। थोड़ी ही देर में चेंगन्नूर पुलिस स्टेशन के डीवाईएसपी पीएम हरिदास अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त सुबह के 5:30 बज चुके थे। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंटल केस है। ऐसा लग रहा था कार अपना बैलेंस खोकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी होगी और उसमें आग लग गई होगी। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से आसपास का मुआयना किया तो कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये घटना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कहानी कुछ और ही है। पुलिस को कार के आसपास से एक माचिस, एक जोड़ी चप्पल और एक रबर का दस्ताना मिला और दस्ताने पर कुछ इंसानी बाल चिपके हुए थे। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और लाश को कार से बाहर निकालकर उसका बारीकबीनी से मुआयना करती है। उसी धान के खेत में ही लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। लाश बुरी तरह झुलस चुकी थी। विक्टिम के बॉडी पर बस एक अधजला अंडरवियर मौजूद था, बाकी सब कुछ जल चुका था। पुलिस सबूत के तौर पर अंडरवियर अपने कब्जे में ले लेती है और यही अंडरवियर इस केस की एक अहम कड़ी साबित होने वाला था। बाकी पुलिस को कार के अंदर या बाहर से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो पाती। हाँ, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने हड्डियों और दांत की जांच के बाद ये ज़रूर बताया कि मरने वाले की एज 30 से 35 साल के बीच थी और उसकी हाइट लगभग 6 फीट के करीब। साथ ही पुलिस को रोड वाली साइड की ज़मीन और घास पर पेट्रोल की बू की मौजूदगी के सबूत भी मिले। यानी कार में आग खुद से नहीं लगी थी बल्कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी। दूसरे विक्टिम के फुल बॉडी पर पेट्रोल के अंश पाए गए थे। अगर कार में खुद से आग लगती तो ड्राइवर की बॉडी पर पेट्रोल के निशान नहीं पाए जाते। और एक बात सोचने वाली थी कि कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था कि जिसे अंदर से खोला ना जा सके। अगर कार में आग लगी तो ड्राइवर यानी विक्टिम ने बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरे विक्टिम के लंग्स में चारकोल या धुएं का कोई अंश नहीं पाया गया था। अगर आग लगने के वक्त विक्टिम जिंदा था तो लंग्स में चारकोल या धुएं के अंश जरूर मिलने चाहिए थे। इसका ये मतलब था कि आग लगने से पहले ही विक्टिम मर चुका था। फोरेंसिक टीम मुकम्मल जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि विक्टिम को मौत के बाद ड्राइविंग सीट पर बिठाकर बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई थी। साथ ही मरने वाले के मैदे में मिले एथिल अल्कोहल ने इस हत्या के रहस्य को और गहरा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई हत्या है। तब तक ये बात फैल चुकी थी कि मरने वाला पास के चेरियानाट गांव का रहने वाला 30 साला सुकुमार कुरूप है, जो कुछ हफ्ता पहले ही अबू धाबी से अपने गांव लौटा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही उसके कुछ रिश्तेदार रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। वैसे तो मरने वाले का चेहरा इतना झुलस गया था उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उसके बहनोई भास्कर पिल्लई ने उसके कद काठी को देखकर इस बात की गवाही दी कि वह उसका भाई सुकुमार कुरूपी है, जो पास के कस्बे अम्बालापुझा के लिए निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। खैर, पुलिस ने शव को कुरूप के परिवार को इस शर्त पर सौंप दिया कि इसे दफनाया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तब तक पुलिस ने आसपास के लोगों से सुकुमार कुरूप के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा ली थीं और पुलिस को जो जानकारियां हासिल हुई थीं और इस जानकारी की नज़र से डीवाईएसपी पीएम हरिदास के मन में इस हादसे को लेकर कुछ संदेह था। पहला तो ये कि सुकुमार ने जल्द ही एक नई कार खरीदी थी और वह एक शानदार लग्जरी लाइफ जीता था, तो हादसे के वक्त वो पुरानी कार क्यों चला रहा था। दूसरा, जो शख्स ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता हो और वो घर से कहीं जाने के लिए निकले तो घड़ी, अंगूठी और जूते वगैरह लाजमी पहनता है। अगर ये लाश सुकुमार की थी तो उसके पास से घड़ी, कोई अंगूठी या फिर जूते क्यों नहीं मिले?
और तीसरी बात जो शक पैदा कर रही थी वो था अधजला अंडरवियर, जो कि लो क्वालिटी का था। आखिर सुकुमार जैसा शख्स लो क्वालिटी अंडरवियर क्यों इस्तेमाल करेगा? डीवाईएसपी हरिदास इन सब सवालों के जवाब चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ कांस्टेबल को समिता भवन निगरानी के लिए भेजा, क्योंकि सुकुमार जब भी अबू धाबी से लौटता वो समिता भवन में ही ठहरता था। पुलिस वाले जब समिता भवन पहुंचते हैं तो वहां का माहौल देखकर उन्हें हैरत होती है, क्योंकि घर के माहौल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि घर पे किसी की डेथ हुई है। उन्हें ये भी पता चला कि आज उनके यहाँ चिकन बना है और उस समय चिकन वगैरह सिर्फ खास मौक़ों पर ही बनाया जाता था। उसी दिन यानी 22 जनवरी सन 1984 को भास्कर पिल्लई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो डीवाईएसपी हरिदास जी ने एक बात नोट की कि भास्कर पिल्लई आम मुजरिमों की तरह बिना किसी की हिदायत के चुपचाप एक कोने में सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। हरिदास जी को शक में मुब्तला करने वाली दूसरी बात थी उसका ड्रेस। उसने फुल आस्तीन की सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके सारे बटन भी बंद थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज और पहनावे ने हरिदास जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने भास्कर पिल्लई से शर्ट के बटन खोलने और स्लीव्स ऊपर करने को कहा। भास्कर ने जब स्लीव्स ऊपर की तो हरिदास जी ने देखा कि उसके हाथ पे ताज़ा जलने के निशान थे। इस बारे में जब भास्कर से सवाल किया गया तो वह बोला कि सर्दी से बचने के लिए आग जलाई थी और उसकी चिंगारी फटकर हाथ पर आ गिरी थी, जिसकी वजह से हाथ जल गया। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि चिंगारी से इस तरह के जलने के निशान नहीं पड़ते तो उसने फौरन दूसरा बहाना बनाया। दूसरा बहाना ये था कि प्याले से गर्म पानी लेते हुए पानी हाथ पर गिर गया। अपने दो तरफा बयानों की वजह से भास्कर पिल्लई बुरी तरह फंस चुका था और फिर उसने पुलिस को एक और कहानी सुनाई। उसने बताया कि सुकुमार ने उसे अबू धाबी में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन न नौकरी दिलाई न पैसे वापस किए, जिसकी वजह से उसने उसे मारने का प्लान बनाया और उसे कत्ल कर सबूत मिटाने के लिए कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन भास्कर की इस कहानी पर पुलिस को भरोसा नहीं था, क्योंकि भास्कर पिल्लई को ड्राइविंग नहीं आती थी। उससे जब पूछा गया कि जब तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो सुकुमार की डेड बॉडी धान के खेत में कैसे पहुंची, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया। फिर भी पुलिस छानबीन के लिए समिता भवन पहुंचती है, क्योंकि भास्कर पिल्लई अपनी पत्नी के साथ समिता भवन में ही रहता था। तलाशी के दौरान घर के बैग में बने एक बाथरूम से पुलिस को चारकोल तथा कुछ जले हुए इंसानी बाल मिलते। इस बारे में भी जब भास्कर पिल्लई से सवाल किया गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच 23 जनवरी सन 1984 को पुलिस के पास एक कॉल आती है, जो कि सुकुमार के किसी दूर के रिश्तेदार की थी। वो पुलिस को बताता है कि सुकुमार जिंदा है। उसने बताया कि जिस दिन सुकुमार के घर वाले उसे दफना कर लौट रहे थे, उसी वक्त सुकुमार का ड्राइवर पोनप्पन सुकुमार की सफ़ेद अम्बेसडर कार लेकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही सुकुमार के रिश्तेदार उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगा हो न हो सुकुमार के कत्ल में उसी का हाथ है। खैर परिवार के किसी मेंबर ने उसे भीड़ से बचाया। उसके बाद उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया कि सुकुमार जिंदा है और उसी ने उसे यहाँ भेजा है। जब उससे पूछा गया कि तो वो लाश किसकी थी, तो उसने बताया कि पिछली रात जब वो और कुरूप कार से घर लौट रहे थे तो गलती से उनकी कार से एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने उसे ब्लैक एम्बेसडर कार में डालकर कार को आग लगा दी और वहाँ से अलवा के लिए निकल गए और वहाँ अलंकारा लॉज में रूम लेकर ठहरे हुए हैं। उस अनजान शख्स की कॉल सुनते ही पुलिस अलवा के लिए निकल जाती है। अब पुलिस के पास दो अलग अलग कहानियां थी और दोनों ही कहानियों में झोल था। पहला तो भास्कर का बयान, दूसरा पोनप्पन का हिट एंड रन वाली कहानी। भास्कर की कहानी पर तो पुलिस को पहले से ही शक था और पोनप्पन की कहानी पर भी पुलिस को यकीन नहीं था। भला कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट करने के बाद उसे अपनी ही कार में डालकर आग लगा दे। खैर पुलिस अलवा के अलंकारा लॉज में पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सुकुमार कुरूप वहां से फरार हो चुका था, क्योंकि तब तक सुकुमार को ये खबर मिल चुकी थी कि पुलिस को सच पता चल चुका है। अब पुलिस ये कन्फर्म करने के लिए कि लॉज में ठहरा शख्स सुकुमार ही था या कोई और, रिसेप्शन पर बैठे शख्स को सुकुमार का फोटो दिखाती है। वहां पर मौजूद शख्स ने फोटो देखकर ये पहचान कर ली कि यही शख्स लॉज में ठहरा हुआ था। उसके बाद पुलिस चेक इन रजिस्टर से सुकुमार की साइन लेती है और उसका मिलान सुकुमार की हैंडराइटिंग से कराती है तो वो मैच हो जाती है, यानी लॉज में सुकुमार ही ठहरा हुआ था। उसके बाद पुलिस वहां से वापस लौटती है और भास्कर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है।
पुलिस जब अपने पर आती है तो भास्कर तोते की तरह बोलने लगता है और उसने जो कहानी सुनाई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। सुकुमार कुरूप का असल नाम गोपाल कृष्ण कुरूप था और वो एक बार पहले भी मर चुका था। कैसे और कब, ये जानने के लिए आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। सुकुमार का जन्म सन 1946 में एक अच्छे खानदान में होता है। उसके खानदान के ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक या तो पॉलिटिक्स से था या फिर वो फोर्स में किसी आला ओहदे पर थे, इसलिए वे चाहते थे कि सुकुमार भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। 12वीं पास करने के बाद वो एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर भर्ती हुआ, लेकिन जल्द ही उसका इस काम से मन भर गया। वो छुट्टी पर घर गया तो वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा, जिसकी वजह से फोर्स ने उसे भगौड़ा करार दिया। उसके बाद सुकुमार के शातिर दिमाग ने एक खेल खेला। उसने पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत देकर अपनी मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाकर एयरफोर्स को भेज दिया ताकि उसके खिलाफ भगौड़े होने की जांच बंद हो सके। उसके बाद उसने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। जब उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो पुराने नाम को अलविदा कह उसने अपना नाम सुकुमार पिल्लई कर लिया। पासपोर्ट बनते ही वो खाड़ी के एक देश अबू धाबी चला गया और एक कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसने सरसम्मा नाम की एक लड़की से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। उसकी पत्नी भी उसके साथ अबू धाबी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। फिलहाल उसकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। वो दोस्तों को खिलाने पिलाने पर दिल खोल कर पैसे खर्च करता, साथ ही उनके पैसों के जरिए मदद भी करता था। इसी दौरान उसके ऑफिस में काम करने वाला साहू नाम का एक लड़का उसका गहरा दोस्त बन गया। वो भी उसके एहसानों तले दबा हुआ था। धीरे धीरे उसकी शाही खर्ची उस पर भारी पड़ने लगी। उसे पैसों की तंगी होने लगी। साथ ही वो गांव में घर भी बनवा रहा था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत। इसी बीच ऐसी खबर उड़ने लगी कि उसकी कंपनी यानी जिस कंपनी में वो काम करता था अपने पुराने कर्मचारियों को निकालकर कम सैलरी पर नए लोगों की भर्ती करने वाली है। ऐसे में उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वो केरल में ही अपना बिजनेस शुरू करे, पर इस सब के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, वो भी जल्द से जल्द। इसी बीच एक इंग्लिश जासूसी मैगजीन में उसने एक कहानी पढ़ी। उस कहानी का प्लॉट उसे बेहद पसंद आया। उसने उसी कहानी को असल जिंदगी में ब्लूप्रिंट बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसे अपने हुलिये से मिलते जुलते किसी शख्स की लाश को पेश करके ये मशहूर करना था कि उसकी मौत हो चुकी है, यानी सुकुमार कुरूप की मौत। उसे अपनी ही मौत का छोटा नाटक रचना था। चूंकि उसने अपना बीमा करा रखा था और उसकी मौत की खबर से उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। उसने अपना यह आइडिया अपने दोस्त साहू के साथ शेयर किया तो उसने भी हामी भर ली। इसके बाद सुकुमार ने अपने प्लान में अपने बहनोई भास्कर पिल्लई और ड्राइवर पुनप्पन को भी शामिल कर लिया। अब परेशानी ये थी कि सुकुमार जैसे दिखने वाली डेड बॉडी कहाँ से हासिल की जाए। इसके लिए उन्होंने पहले एक मेडिकल कॉलेज से लाश लेने की कोशिश की, लेकिन इस काम में जब उन्हें नाकामी मिली तो वे कोई ऐसा शख्स ढूंढने लगे जो कद काठी में सुकुमार जैसा हो, जिसकी हत्या कर वे उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने सबसे पहले प्लान को अंजाम देने के लिए 8,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी और अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी। इस तरह से कई दिन गुजर गए, लेकिन 21 जनवरी सन 1984 की रात किस्मत उन पर खुद मेहरबान, जब शिकार खुद चलकर उनके पास आया। दरअसल हुआ यूं कि 21 जनवरी को रात करीब 8 बजे कुरूप और उसके 3 साथी भास्कर, साहू और पुनप्पन थोटापल्ली के एक होटल में खाना खाते हैं। उसके बाद शराब पीते हैं और शराब की एक बोतल लेकर होटल से बाहर निकलते हैं और चारों दो कार में बैठकर अपने शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। KLY 5959 नंबर प्लेट वाली एम्बेसडर कार पुनप्पन ड्राइव कर रहा था और पिछली वाली सीट पर भास्कर पिल्लई और साहू बैठे हुए थे, जबकि दूसरी कार सुकुमार कुरूप चला रहा था जिसका नंबर था KLQ 7831। ये दोनों कारें ओचियारा जाने वाले नेशनल हाईवे पर आगे पीछे अपने शिकार की तलाश में दौड़ रही थी। लेकिन जब उन्हें उस रास्ते पर कोई भी शख्स नहीं मिला तो ये वापस अलपुसा लौट आए और फिर लगभग आधी रात के करीब वे दोबारा थोटापल्ली से हरिपत की तरफ जा रहे थे। तभी TB जंक्शन के पास सड़क किनारे एक शख्स उन्हें लिफ्ट के लिए हाथ हिलाता नजर आया। ये देखकर पुनप्पन ने कार रोक दी। वो बदनसीब शख्स चाको था, जो कि एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव था। उसकी आखिरी बस छूट गई थी। जब उसने इस कार को 2 बार इसी रास्ते से आते जाते देखा तो उसने लिफ्ट लेने का सोचा। इस तरह वो बेचारा अपनी ही मौत की दावत दे बैठा। वो उनसे बोला कि क्या वे उसे अलपुजा छोड़ देंगे। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसकी हाइट लगभग सुकुमार की हाइट के बराबर थी।
और हुलिया भी थोड़ा बहुत सुकुमार से मेल खा रहा था। भास्कर ने झट पीछे का दरवाजा खोलकर उसे बिठा लिया और बोला कि वे उसे अलापुजा छोड़ देंगे। तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि यही शख्स उनका शिकार है। थोड़ी देर बाद भास्कर ने गिलास में शराब निकालकर चाको की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने ये कहकर पीने से इनकार कर दिया कि वो शराब नहीं पीता। इसके बाद पोनप्पन ने कार को अलापुजा वाले रास्ते पर लेने के बजाय दूसरे रोड पर मोड़ दी। जब चाको ने उनसे कहा कि आप इस तरफ कहाँ जा रहे हैं, तो भास्कर ने कहा कि उन्हें किसी से मिलना है, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। जब चाको ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे डराया धमकाया और ज़बरदस्ती शराब पिलाई। शराब में उन्होंने एथिल अल्कोहल भी मिला दिया था, जिसकी वजह से चाको बेहोश हो गया। उसके बाद साहू और भास्कर ने मिलकर तौलिए की मदद से उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद सुकुमार और उसकी टीम चाको की लाश को वहां से 30 किलोमीटर दूर समेता हाउस ले गई। वहां जाकर वे लाश को बाथरूम ले गए और उसके कपड़े उतारकर सुकुमार ने उसे अपने कपड़े पहना दिए और वहीं बाथरूम में ही चाको के चेहरे और सिर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। चाको का चेहरा झुलस जाने के बाद वे लाश को व्हाइट एम्बेसडर कार की डिक्की में रखकर कोलकाडो ब्रिज के पास मौजूद एक धान के खेत के किनारे ले गए। उसके बाद उन्होंने लाश को पुरानी ब्लैक एम्बेसडर कार की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने कार और बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर कार में आग लगा दी और दूसरी कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। यहाँ तक तो प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई और वो था चाको का अंडरवियर, जिसे शायद उन्होंने मामूली समझकर छोड़ दिया था। और वही मामूली सा अंडरवियर ही पुलिस को शक में मुब्तला कर गया, साथ ही चाको की शिनाख्त में भी काम आया। अब ये तो साफ हो गया था कि मरने वाला शख्स सुकुमार कुरूप नहीं है, लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मरने वाला था कौन। डीवाईएसपी हरिदास जी ने आसपास के पुलिस स्टेशनों से ये जानकारी ली कि पिछले कुछ दिनों के अंदर किसी की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। हरिपत पुलिस स्टेशन से उन्हें ये खबर मिलती है कि 2-3 दिन पहले अलापुजा के कांथिल इलाके से एक शख्स की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है और जो शख्स मिसिंग है उसका नाम है एनजे चाको और रिपोर्ट उसके भाई द्वारा लिखवाई गई है, जिसका कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से वो घर नहीं लौटा, न ही उसे किसी ने कहीं देखा है। इस खबर के मिलते ही पीएम हरिदास जी हरिपत पुलिस स्टेशन से चाको के घर का एड्रेस लेते हैं और शिनाख्त के लिए मौके से मिले सबूत लेकर चाको के घर रवाना हो जाते हैं। चाको की बीवी आधे जले हुए अंडरवियर की शिनाख्त कर लेती है और कहती है कि वो उसके पति का है। साथ ही भास्कर पिल्लई के एतराफ के बाद उसकी निशानदेही पर चाको की अंगूठी, घड़ी और कपड़े भी बरामद कर लिए गए थे। चाको के रिश्तेदारों ने उसकी भी पहचान कर ली थी। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया था कि मरने वाला एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको ही था, लेकिन पुलिस को इसे साइंटिफिक रूप से भी साबित करना था कि मरने वाला चाको ही है, ताकि कोर्ट में वो ठोस सबूत पेश कर सके। 1 फरवरी सन 1984 को पुलिस ने चाको की डेड बॉडी को कब्र से निकलवाकर उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया। अब की बार सुप्रीम पोजीशन टेस्ट किया गया। इस टेस्ट की मदद से खोपड़ी की हड्डियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई, फिर उसको चाको की तस्वीर के साथ मैच किया गया, जो कि मैच हो गया। अब पुलिस के पास साइंटिफिक सबूत भी मौजूद था कि मरने वाला शख्स सुकुमार नहीं बल्कि चाको है। इंडिया का ये पहला केस था जिसमें सुप्रीम पोजीशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस को तलाश थी इस केस के मास्टरमाइंड सुकुमार कुरूप की, जो कि फरार हो चुका था। सुकुमार फरार होने के बाद इरेजा में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे लगता है कि वो यहाँ सेफ नहीं है, तो वो वहाँ से एक ऑटो रिक्शा अरेंज कर मावेलीकारा रेलवे स्टेशन पहुँचता है और ट्रेन से कोलम पहुँचता है। वहाँ से वो अपने ड्राइवर पोनप्पन को लेता है और बॉर्डर पार कर भूटान चला जाता है। वहाँ वे दोनों फर्जी नाम से एंट्री करते हैं। लगभग 10 दिन वो भूटान में स्टे करते हैं और फिर वहाँ से मद्रास लौट आते हैं और वहाँ लॉज में एक रूम बुक करते हैं। इस भाग दौड़ के दौरान सुकुमार के पास पैसे की कमी हो गई और वो अपने ड्राइवर पोनप्पन से वहीं रुकने का कहकर पैसे के इंतजाम के लिए मावेलीकारा रवाना हो जाता है और वहां अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरता है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश तेज होने पर रिश्तेदार उसे मशवरा देते हैं कि वो यहाँ से चला जाए और वही रिश्तेदार सूर्य कुमार की बीवी से पैसे लेकर कुरूप के हवाले करता है। कुरूप पैसे लेकर वहां से पोलाची के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ पोनप्पन कुरूप का इंतजार करते करते अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। चिंगनूर से अलापुजा के लिए रवाना होते हुए जब वो बोट पर सवार हुआ तो बोट पर मौजूद एक शख्स उसको पहचान लेता है, जो कि उसके गांव का ही होता है, और उसने इस बात की खबर पुलिस को कर दी। इस तरह से पोनप्पन पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है
और सुकुमार के दोस्त साहू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कई सालों तक पुलिस को इस बात के कॉल और लेटर रिसीव होते रहे कि फला जगह कुरूप से मिलता जुलता शख्स देखा गया है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती तो उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। इस केस के बारे में डीवाईएसपी हरिदास जी की पत्नी कहती हैं कि हरिदास जी के पास हर समय एक भरा हुआ बैग तैयार रहता था कि न जाने कब बुलावा आ जाए और कब कहां के लिए निकल जाना पड़े। खैर, कुरूप के लापता हो जाने के बाद पुलिस ने भास्कर पिल्लई और पोनप्पन को हत्या, साजिश और सबूतों के साथ छेड़खानी वगैरह करने के आरोप में नामजद किया। साहू को पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया। भास्कर पिल्लई और पोनप्पन को कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। सुकुमार और भास्कर पिल्लई की पत्नियों का इस मामले में कोई हाथ नहीं निकला, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ कुरूप की तलाश भी जारी थी, लेकिन जहां भी उसे देखे जाने की खबर मिलती, या तो वो खबर झूठी होती थी या उससे पहले ही कुरूप वहां से निकल जाता। इस तरह से 10 साल गुजर गए। अमूमन 10 साल के बाद अगर मुजरिम के बारे में कोई जानकारी न मिले तो केस बंद कर दिया जाता है। पुलिस ने इस केस को भी 10 साल बाद क्लोज कर दिया, लेकिन इसे किसी भी वक्त दोबारा खोला जा सकता है। आज भी सुकुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट पुलिस के पास हैं। अगर आज भी वो मिल जाता है तो उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल तो अभी ये कहना भी मुश्किल है कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन लगभग 40 साल के इस अरसा में पुलिस को कई बार ऐसे सबूत मिले जिनसे ये साबित होता था कि वो जिंदा है। जैसे कि साल 2008 में क्राइम ब्रांच को एक ऐसे नंबर का पता चलता है जो कि सऊदी अरब का था और उस नंबर से कुरूप परिवार को अक्सर कॉल आती। अब कुरूप परिवार को सऊदी से क्या ताल्लुक हो सकता है? पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कुरूप भागकर सऊदी अरब चला गया हो, इसलिए पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि सुकुमार कुरूप सऊदी के किसी धार्मिक इदारे में काम कर रहा है। अब पुलिस 90% श्योर थी कि सऊदी के जिस नंबर से कुरूप परिवार को कॉल आती है वो सुकुमारी है। जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम सऊदी रवाना होती है, लेकिन उससे पहले ही ये खबर मीडिया में लीक हो जाती है कि सुकुमार सऊदी में है। फिर क्या, उस नंबर से कॉल आनी बंद हो गई, साथ ही वो नंबर भी बंद हो गया। पुलिस सऊदी से नाकाम लौट आई। उसके बाद सुकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस कुरूप और उसकी बीवी के घर आने वाले लेटर को खोलती और पढ़ती। उनके फोन पर भी नजर रखी गई कि शायद कोई सुराग मिले। यहाँ तक कि पुलिस एजेंट फर्जी नाम से उसकी बीवी के घर के आसपास किराए के मकान पर रहकर सुन कुन लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसी बीच नवंबर 2010 में पुलिस को खबर मिलती है कि सुकुमार के बेटी की शादी है और शादी कार्ड पर सुकुमार के नाम के साथ लेट नहीं लिखा है। नॉर्मली किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम के आगे लेट लिखा जाता है। इससे पुलिस को उम्मीद बढ़ गई कि हो ना हो सुकुमार जिंदा है, इसलिए जहां शादी होनी थी वहां आसपास खुफिया तौर पर पुलिस एजेंट तैनात कर दिए गए कि हो सकता है सुकुमार अपने बेटी की शादी पर अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे। और शादी थी 12 नवंबर 2010 को। शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन पुलिस अब की बार भी खाली हाथ रह गई। इस तरह से आज इस घटना को लगभग 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन सुकुमार कुरूप एक छलावा बनकर रह गया है। वैसे कहा जाता है कि उसे हार्ट डिजीज थी, जिसकी वजह से शायद ही वह आज जिंदा हो, लेकिन अगर जिंदा हुआ तो आज वह 80 साल का हो चुका होगा। बात करें चाको की फैमिली की, तो जब चाको की हत्या की गई थी उसकी पत्नी 6 माह की प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जतिन, और उसी बेटे के सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। केपी रामचंद्रन नायर, जो उस वक्त आलापुझा के एमएलए और हेल्थ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने चाको की पत्नी को हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी दे दी और दिसंबर 2007 में वह इस नौकरी के पद से रिटायर हुई। साथ ही उन्होंने अपने हस्बैंड के कातलों को भी माफ कर दिया। बात करें मुजरिमों की, तो भास्कर पिल्लई अपनी सजा काटने के बाद अपनी फैमिली के साथ रह रहा है और पोनप्पन की अपनी सजा काटने के कुछ दिनों बाद ही डेथ हो गई थी। रही बात इस केस के मास्टरमाइंड सुकुमार कुरूप की, तो वह एक छलावा बनकर रह गया है। वो है भी या नहीं ये कहना मुश्किल है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।